हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन। पद अतिथि व्याख्याता, विभाग वाणिज्य, महाविद्यालय शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद। विषय विशिष्टीकृत लेखांकन, स्पेशलाइज्ड अकाउंट। इकाई तीसरा है। मेरा अध्याय है सार्वजनिक उपयोगिता वाले उपक्रम के खाते, दोहरा लेखा प्रणाली। लेक्चर सेकंड है, पेपर सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा अध्याय जैसे कि है सार्वजनिक उपयोगिता वाले उपक्रम के खाते, दोहरा लेखा प्रणाली। तो मैंने अपने प्रथम लेक्चर में आपको बता दिया है कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है, क्यों कहा जाता है, उसका उपयोग कहाँ होता है और उसमें कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं। तो जैसे कि सार्वजनिक उपक्रम वाले खाते बनाने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले पूंजी खाता बनाया जाता है, फिर सामान्य चिट्ठा। अब सामान्य चिट्ठा बनाने के लिए हमें आगम खाता और शुद्ध आगम खाता की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में पूंजी खाता को बता दिया है कि उसमें कौन कौन सी मदें आते हैं, कैसे बनाया जाता है, उसका प्रारूप। अब हम देखते हैं आगम खाता। अब आगम खाता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यह लाभ हानि खाता की ही भांति तैयार किया जाता है। किसके भांति तैयार किया जाता है? लाभ हानि खाते। इसका मतलब ये है कि हम जब सामान्य पद्धति यानी दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत किसी भी कंपनी की अंतिम लेखे तैयार करते हैं तो उसमें चिट्ठा बनाने के लिए हमें लाभ हानि खाता और लाभ हानि समायोजन खाते की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार हम जब दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग करते हैं तो हमें चिट्ठा बनाने के लिए आगम खाता और शुद्ध आगम खाता की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं। इस लेखे के विकलन पक्ष में उत्पादन, वितरण, प्रबंध संबंधी व्यय, अवक्षयन, मरम्मत एवं नवकरण आदि का उल्लेख होता है। अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो विकलन और दूसरा है समाकलन। लाभ हानि खाता में भी दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन। तो इसमें विकलन पक्ष में हम उत्पादन मतलब सामग्री, श्रम, व्यय, जो हमारे प्रतिवर्ष का व्यय होता है उसको शामिल करते हैं। वितरण संबंधी व्यय शामिल करते हैं। ह्रास, अगर किसी मशीन का मरम्मत है, नवीनीकरण है, उसको हम इसमें उल्लेख करते हैं। ध्यान रखिएगा कि विकलन हमेशा व्यय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? व्यय को दर्शाता है, कंपनी के व्यय को। हम विकलन पक्ष में कंपनी द्वारा किए गए व्यय को ही शामिल करते हैं। और अगर कोई व्यय जो कंपनी से संबंधित नहीं है तो हम उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान रखने वाली है। अब हम देखते हैं समाकलन पक्ष। तो समाकलन पक्ष में उत्पाद के विक्रय से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों का उल्लेख होता है। जैसे कि मैंने बताया कि विकलन पक्ष व्यय को दर्शाता है और समाकलन पक्ष जो है वो आय को दर्शाता है। यानी कंपनी की जो प्राप्तियां होती है या जो आय होता है वो समाकलन में होता है। अब आय कैसे प्राप्त होगी? जैसे वो उत्पाद कर रहा है, कोई गैस कंपनी है, कोई रेलवे है, तो वो अपने उत्पाद का विक्रय करती है और बेचने से जो प्राप्त होती है वो हम समाकलन में दर्शाते हैं। और कोई प्राप्तियां हैं जैसे किराया से, सामान्य किराए से प्राप्त, तो उसको हम इसमें लिखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोहरा लेखा प्रणाली में लाभ हानि खाते की जगह आय खाता क्यों बनाते हैं। तो इसमें कुछ अंतर होता है, वो देख लेते हैं। लाभ हानि खाता लेखा एवं आगम लेखे में अंतर केवल इतना है कि ऋण पत्रों तथा स्थायी स्वभाव के ऋण पर ब्याज दिया गया ब्याज को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो उसमें ऋण पत्रों पर दिया गया ब्याज या स्थायी स्वभाव के कोई ऋण है उस पर अगर हमें कोई ब्याज मिलता है या प्राप्त होता है तो हम उसको लाभ हानि खाते में शामिल करते हैं, लेकिन आगम लेखे में इन सबको शामिल नहीं किया जाता है। तो यही अंतर है लाभ हानि खाता में और आगम खाता में। अब हम देखते हैं पट्टे पर लिया गया किराया। सामान्य किराया को हम लाभ हानि खाता आगम खाता में उल्लेख करेंगे, लेकिन अगर कोई पट्टे पर लिया गया है किराया तो हम उसको जो है आगम खाता में शामिल नहीं करेंगे।
फिर बैंक से प्राप्त ब्याज, अगर कोई जो कंपनी है अगर उसको कहीं बैंक से कोई ब्याज प्राप्त हो रहा है तो हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो यही अंतर है लाभ हानि खाता और आगम खाते में। केवल कुछ कुछ मदों को जो है लाभ हानि खाता में लिखा जाता है और इसमें नहीं लिखा जाता है, बाकी लाभ हानि खाते के भांति ही इसको तैयार किया जाता है। अब देखिए हमारा जो है आगम खाता बनाने का उद्देश्य होता है अंतर को ज्ञात करना कि व्यय कितना हो रहा है और आय कितना हो रहा है। व्यय कम है कि आय कम है, या व्यय ज़्यादा है कि आय ज़्यादा है, तो वो अंतर को स्पष्ट करता है। आगम खाता आय और व्यय के अंतर को स्पष्ट करता है और फिर वही अंतर को हम शेष मानकर, आधिक्य मानकर जो है शुद्ध आगम खाता में जो है हम क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि विकलन में कमी है या समकलन में। अगर विकलन में कमी है तो समकलन ज़्यादा होगा, तो हम विकलन में आधिक्य करके फिर उसको हम शुद्ध आगम खाता के क्रेडिट पक्ष में हम हस्तांतरण कर देते हैं। और अगर व्यय ज़्यादा है, आय कम है, तो उस शेष को हम शुद्ध आगम खाता के डेबिट पक्ष में हस्तांतरण कर देते हैं, क्योंकि वो हानि होती है। और अगर डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट में शेष आता है, तो वो लाभ होता है, क्योंकि आय ज़्यादा है और व्यय कम है। अब आगम खाता तैयार करने का प्रारूप। अब आइए देखते हैं कि आगम खाता तैयार करने के लिए किस टाइप का प्रारूप हमें चाहिए या है। तो सबसे पहला है कंपनी, फिर उसके बाद आगम खाता या रेवेन्यू खाता, फिर 31 मार्च ईयर आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो कितना कौन सा ईयर दिया है समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। फिर अब इसमें आगम खाता को दो भागों में बांटा गया है, विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, विकलन पक्ष व्यय को दर्शाता है और समाकलन पक्ष जो है आय को दर्शाता है। अर्थात कंपनी के द्वारा किया गया व्यय विकलन पक्ष में आएगा और कंपनी की अगर कोई प्राप्ति है, आय है, वो हमारे समाकलन पक्ष में आएगा। अब देखिए क्या क्या है। टू उत्पादन लागत, जिसमें सामग्री, श्रम और व्यय, अर्थात एक साल में कोई कंपनी जो है वो उत्पादन कर रही है तो कितनी सामग्री लगा रही है उसका उल्लेख, फिर कितना उस पर श्रमिक लगेगा, फिर व्यय कितना प्रत्यक्ष व्यय होगा इसका उल्लेख। अब हम देखते हैं टू वितरण लागत। वितरण से संबंधित कोई व्यय कंपनी करती है तो उसका उल्लेख। टू किराया, दर और कर। अगर हम किराया की बात करें तो सामान्य किराया, पट्टे पर ली गई किसी भूमि का किराया यहाँ पे शामिल नहीं होगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। दर और कर। फिर टू प्रबंध व्यय, जैसे संचालकों की फीस, अंकेक्षकों की फीस या पारिश्रमिक, उसको हम व्यय मानकर लिखेंगे। ह्रास। टू मरम्मत एवं नौकर। याद रखिए ये व्यय कंपनी से ही संबंधित होना चाहिए, अगर वो व्यय कंपनी से संबंधित नहीं है तो इसमें उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अन्य व्यय। अन्य व्यय, अगर कंपनी कोई अन्य व्यय करती है उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। फिर टू आधिक्य। अब देखेंगे कि डेबिट में कमी हो रही है क्या और क्रेडिट में ज़्यादा, तो उसके अंतर को हम आधिक्य नाम से उल्लेख करेंगे और फिर इस आधिक्य को शुद्ध आगम खाता में हस्तांतरित कर देंगे क्रेडिट पक्ष में। अब हम देखते हैं समाकलन पक्ष की ओर। जैसे बाय गैस, विद्युत आदि का विक्रय से प्राप्त। समाकलन आय को दर्शाता है, उसमें हम यानी कंपनी जो है अपनी प्राप्ति को बताता है कि कितना जो है उसको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले बाय गैस, विद्युत आदि का विक्रय से प्राप्त, फिर बाय प्राप्त किराया, ये सामान्य किराया की बात कर रहे हैं। बाय अंतरण शुल्क, बाय अन्य प्राप्तियाँ, अगर कंपनी की कोई अन्य प्राप्तियाँ हैं तो इसमें उल्लेख करेंगे। फिर उसके बाद अगर आधिक्य मतलब शेष, शेष शुद्ध आगम लिखा, ये शेष है, ये जो है हमारे हानि को दर्शाता है।
हानि को दर्शाता है। तो ये जो है शुद्ध आगम लेखा के डेबिट पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अब मैंने इसको इंग्लिश वर्जन में भी तैयार किया है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में भी हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है, उसको देखते हुए मैंने ये फॉर्मेट इंग्लिश में भी जो है तैयार किया है। जैसे आपका जो है सारा जो हिंदी में है उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, तो आपकी सुविधा अनुसार। अब इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना है, तभी हमारा आगम खाता बन पाएगा। जैसे इसमें है, पहला, इसमें आय एवं व्यय से संबंधित उन्हीं मदों का उल्लेख किया जाता है जिसका संबंध उपक्रम के व्यवसाय से हो। अतः रेलवे, विद्युत गैस कंपनी आदि के आगम लेखे में व्यवसाय से संबंधित आय व्यय की मदे का उल्लेख होगा। मतलब हम किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का अंतिम लेखा तैयार कर रहे हैं और उसमें आगम खाता बना रहे हैं, तो उसमें कंपनी से संबंधित आय और व्यय का ही उल्लेख करेंगे। अगर कोई कंपनी से संबंधित नहीं है तो उसका उल्लेख इस व्यय में या आय में हम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कोई जाली है, जाली चीज़ पकड़ा गया है ना, तो उसके लिए कंपनी पैसा देगी, तो ये कंपनी का व्यय नहीं है, वो उनकी गलती के कारण जो है वो हुआ है। तो ऐसे व्यय जो है आगम खाते में शामिल नहीं होगा। फिर इस लेखा में दूसरा जो है, इस लेखा में ऋणों, ऋण पत्रों आदि पर ब्याज तथा रेलवे कंपनी की दशा में पट्टे की भूमि के किराए का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया है कि लाभ हानि खाता और आगम खाता में बेस यही अंतर है कि लाभ हानि खाता में हम ऋणों, ऋण पत्रों पर जो ब्याज हमें प्राप्त होता है या किराया प्राप्त होता है उसका हम उल्लेख करते हैं, लेकिन इसमें जो है आगम खाते में ऋणों, ऋण पत्रों पर अगर कोई ब्याज प्राप्त है या देय है, या रेलवे कंपनी की दशा में अगर हम कोई पट्टे पर भूमि लेते हैं और किराया देते हैं तो उसका उल्लेख जो है हम यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है आगम लेखा का शेष शुद्ध आगम लेखा में क्या कर देंगे, अंतरित कर देंगे। जो अंतर आएगी व्यय और आय में, तो उस अंतर की राशि को हम आधिक्य के नाम से उल्लेख करेंगे और उसको शुद्ध आगम लेखा में क्या कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। मैंने एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले है पूंजी लेखे का क्रेडिट शेष, मार्ग का रखरखाव, वस्तुओं के यातायात से प्राप्त 2,73,000 20, यात्री संबंधी यातायात से प्राप्त, पार्सल संबंधी यातायात से प्राप्त, अन्य कंपनियों को देय ऋण, लेनदार, वाहन एवं मरम्मत, सरकारी प्रतिभूतियाँ, जाली हस्तांतरण प्रवीणी, डाक यातायात से प्राप्त, कार तथा स्थानीय शुल्क, प्रचलन शक्ति, यातायात व्यय, स्कंद ऋण पत्र पर ब्याज, शुद्ध आगम लेखे, आधिक्य, रोकड़, यातायात लेखा संबंधी प्राप्त, अग्नि बीमा, कोष, अधिकोष तथा सामान्य ब्याज प्राप्त, स्कंद, पट्टी पर ली गई लाइन का किराया, लाभांश, क्षतिपूर्ति यानी हानियाँ, खनिज संबंधी यातायात से प्राप्त। वैसे तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इससे आप आगम खाता, शुद्ध आगम खाता और चिट्ठा बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मोटो यह है कि आप इतने सारे मदे में पहचान सको कि कौन कहाँ जाएगा, इसमें से कौन सा मद आगम खाता के लिए है, कौन सा शुद्ध आगम खाता में जाएगा और कौन सा सामान्य चिट्ठा में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुद्ध आगम खाता और सामान्य चिट्ठा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ कौन कौन से मदे लिया जाता है। फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि आगम खाता में कौन कौन से मदे आता है। जैसे मैंने प्रारूप आप लोगों को बताया है कि इसमें कंपनी से संबंधित व्यय और आय को लिया जाता है। अब इतने सारे मदे में ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, बहुत सारा मदे हैं, उसमें हमें देखना है, हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा आगम खाता में आएगा। और हमें 31 मार्च 2009 के लिए रेलवे कंपनी का आगम खाता तैयार करना है, यानी 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले
वर्ष के लिए। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं, आगम खाता बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले है पूंजी लेखेगा क्रेडिट से, तो ये आगम खाता में नहीं आता है। फिर मार्ग का रखरखाव, यानी रखरखाव करने के लिए किया गया व्यय, तो हम लिख लेते हैं ये व्यय है, इसलिए हम लिख लेते हैं डेबिट पक्ष में टू मार्ग का रखरखाव। जैसे इसमें सबसे पहले हमने मार्ग का रखरखाव 1,40,660। फिर देखते हैं वस्तुओं के यातायात से प्राप्त, चूँकि ये प्राप्त है इसलिए ये समाकलन तरफ जाएगा, ये हमारा आय है। फिर यात्री संबंधी यातायात से प्राप्त, फिर पार्सल संबंधी यातायात से प्राप्त, ये तीनों प्राप्तियां हैं जो कि कहाँ जाएगा, समाकलन पक्ष। तो आइए बाय वस्तुओं के यातायात से प्राप्त 2,73,020। फिर बाय यात्री संबंधी यातायात से प्राप्त 3,68,360 बाय पार्सल संबंधी यातायात से प्राप्त 81,560। फिर हम देख लेते हैं अन्य कंपनी को देय ऋण, ये नहीं आएगा। लेनदार, ये नहीं आता है। वाहन एवं मरम्मत, ये जो है मरम्मत, ये हमारा व्यय है, ये हमारे विकलन पक्ष में आए। टू मरम्मत 51,600। इसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम इसमें पहचान लें और टिक लगा लें कि हमारा जो है आगम खाते में कौन कौन सा आइटम जाएगा। तो देखते हैं पूंजी लेके, ये जो है सामान्य चिट्ठा में जाएगा। मार्ग का रखरखाव, चूँकि ये व्यय है इसलिए ये जाएगा आगम खाते में, तो हम इसको टिक लगा लें। इससे हमें सुविधा रहेगी, हम समझ पाएंगे कि हम आगम खाता में क्या क्या आइटम लिखना है, हमें समझ में आएगा। वस्तुओं के यातायात से प्राप्त, हम सीक्वेंस से जाएंगे और सीक्वेंस में जो डेबिट है डेबिट की तरफ आएगा वो डेबिट की तरफ लिख देंगे और क्रेडिट में आएगा वो क्रेडिट में लिख देंगे। तो वस्तुओं के यातायात से प्राप्त हो रहा है हमें राशि, तो ये हमारा जो है क्रेडिट तरफ जाएगा। इसमें लिख देते हैं एक डेबिट और ये क्रेडिट। फिर उसके बाद यात्री संबंधी यातायात से प्राप्त, ये भी हमारा क्रेडिट तरफ जाएगा। पार्सल संबंधी यातायात से प्राप्त, चूँकि ये प्राप्ति हैं, ये भी हमारा जाएगा क्रेडिट तरफ। फिर अन्य कंपनी को दे ऋण, ये हमारे आगम खाते में नहीं आएगा। लेनदार भी नहीं आता। मरम्मत आएगा ये हमारे आगम खाते में, कौन से पक्ष में, डेबिट पक्ष में। फिर उसके बाद सरकारी प्रतिभूति नहीं आता है। जाली हस्तांतरण नहीं आता क्योंकि ये कंपनी से संबंधित नहीं है। यातायात, डाक यातायात से प्राप्त, ये प्राप्ति साइड जाएगा, ये क्रेडिट में। फिर कार तथा स्थानीय शुल्क, ये हमारा डेबिट में जाएगा क्योंकि व्यय है, ये भी हमारा व्यय है। और यातायात व्यय भी हमारा क्या है, व्यय है। फिर स्कंद ऋण पत्र पर ब्याज, ये नहीं आएगा आगम खाते में। शुद्ध आगम लेखे भी नहीं आएगा, रोकड़ भी नहीं आएगी। यातायात लेखा संबंधी प्राप्त है, ये लेखा संबंधी है, यातायात संबंधी प्राप्त नहीं है। अग्नि बीमा कोष, ये सब सामान्य चिट्ठे में जाता है। अधिकोष तथा सामान्य ब्याज प्राप्त, मैंने पहले ही बताया है कि किसी प्रकार का जो है ब्याज प्राप्त
ये फंड से ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये नहीं आएगा, स्कंद भी नहीं आएगी, पट्टे पर ली गई लाइन का किराया ये भी नहीं आएगा, लाभांश नहीं आएगी, क्षतिपूर्ति हानि यानी ये व्यय है तो ये हमारा जाएगा व्यय मानकर हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। खनिज संबंधी यातायात से प्राप्त तो ये हमारी प्राप्तियां हैं जो कि जाएगा क्रेडिट में। अब हमारे पास ये सारे आइटम हैं उसके तो फिर चलिए हम आगम खाता का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खाता बनाया है आगम खाता, उसमें सारे जो व्यय है और आय है उसमें ली हूँ। जैसे 2 मार्ग का रखरखाव, 2 मरम्मत हमारा व्यय है, 2 कार, 2 कर एवं स्थानीय शुल्क, फिर प्रचलन शक्ति, यातायात व्यय, 2 क्षतिपूर्ति, ये हमारे सारे व्यय हैं। फिर वस्तुओं की यातायात से प्राप्त जो प्राप्तियाँ उसको मैंने प्राप्तियाँ साइड लिखा है, यात्री संबंधी यातायात से प्राप्त, पार्सल संबंधी यातायात से प्राप्त, डाक यातायात से प्राप्त, खनिज संबंधी यातायात से प्राप्त, ये मैंने सारे व्यय और आय को लिख लिया है। अब देखते हैं टोटल करके, तो इसका टोटल हो रहा है 10,23,280, बल्कि इसका कम है तो अर्थात यहाँ पे हमारा व्यय कम है और आय उससे ज़्यादा है, तो एक कंपनी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, अधिक क्या हो रहा है, शेष हो रहा है। तो यही शेष जो है आगम खाते का शेष शुद्ध आगम खाते के कौन से पक्ष में जाएगा, क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि ये क्या है, कंपनी का लाभ है। थैंक यू।